कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इंडस्ट्री के कई पैमानों पर बांग्लादेश इंडिया से आगे है। अब यहाँ पर एक चीज कॉमन भी है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में चलाने वाली 25% मिलों के मालिक इंडियंस हैं। आप सबको पता है कि बांग्लादेश के अंदर हालात काफी ज्यादा खराब है, क्राइसिस चल रहा है। अब इस क्राइसिस के बदले में इंडियन मीडिया का कहना है कि भाई बांग्लादेश में अगर क्राइसिस चल रहा है इसी तरीके से चलेगा तो इसका फायदा इंडिया को है। और कहीं ना कहीं अब मुझे लग रहा भी है कि ये बांग्लादेश के अंदर इंडिया ने जानबूझ के करवाया है। आप सबको पता है कि जब बांग्लादेश के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इंडिया से 2.5% ज्यादा एक्सपोर्ट करती है। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बांग्लादेश ऑर्डर कंप्लीट करता है तो उसको 10 दिन लगते हैं, वहीं पे अगर इसको कंपेरेटिवली इंडिया को देखे तो 50 दिन लगते हैं। तो अब इंडियन मीडिया का कहना है कि बांग्लादेश में हालात खराब होने के बाद इन सब का फायदा अब इंडिया को होने वाला है। इंडिया को कैसे फायदा होने वाला है वो आज की वीडियो में देखेंगे और बांग्लादेश में हालात खराबी की वजह भी आप लोगों को आज की वीडियो में बताएंगे। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि किसी का घर जला तो किसी ने हाथ सेक लिए। कुछ ऐसी ही ये कहावत बांग्लादेश के साथ हो रही है। बांग्लादेश में हालात इस वक्त बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश एक बार फिर से 1971 वाली सिचुएशन में आ गया, माने बिल्कुल आजादी वाली, जहां से उसे सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ेगा। ये भी तय है कि बांग्लादेश के इस क्राइसिस का असर लंबे वक्त तक रहने वाला है और यहाँ पर हाथ सेकने का मौका इंडिया के पास है। जी हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं चाहता है कि बांग्लादेश में सब कुछ ठीक हो जाए, पर एक गणित के हिसाब से अब इंडिया के पास एक बार फिर से किंग बनने का मौका है। वैसे किंग बनने का मौका ना कहकर ये कहना इतना ज्यादा सही होगा कि अपना तख्त वापस लेने का मौका है, क्योंकि अंग्रेजों के कब्जे से पहले तक हम ही किंग थे। लेकिन हम कैसे फिर से किंग बन सकते हैं, चलिए पूरी डिटेल से आपको समझाता हूँ। देखो, बांग्लादेश में छिड़ी जंग की वजह से वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर इंडिया आ गई हैं। सैकड़ों लोगों की मौत के बाद अब अंतरिम सरकार बन रही है। इस बीच भीड़ की हिंसा रुकी नहीं है। बंग बंधु म्यूजियम, इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर जैसी कई गैर राजनीतिक जगहों पर भी तोड़फोड़ हुई है। इन हालात का असर बांग्लादेश के फलती फूलती टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा है। बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मैंने खास तौर पर जिक्र इसलिए किया है क्योंकि यह बांग्लादेश की यूएसपी है। चीन के बाद बांग्लादेश दुनिया में कपड़ों का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। जी हाँ, इंडिया से भी बड़ा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा और तोड़फोड़ के डर से बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने सभी मिल मालिकों को अनिश्चित काल तक फैक्ट्रियां बंद रखने की सलाह दी है। यह एसोसिएशन बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बड़ा ग्रुप है और इसके सहमने और घबराने का मतलब होगा बांग्लादेश की पूरी इकोनॉमी का सहम जाना। इधर इंडिया ने भी बांग्लादेश से लगे अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं, इसलिए दोनों देशों के बीच होने वाला बिजनेस भी अब ठप हो गया। और इन्हीं सब चीजों के चलते इंडिया में कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भले ही इस पूरे क्राइसिस से इंडिया बांग्लादेश के बिजनेस में घाटा हो रहा है, लेकिन इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फिलहाल फायदा हो सकता है। इन्हीं तमाम पॉसिबिलिटी के चलते 2 दिन में इंडिया में कपड़ा बनाने वाली कंपनियों के स्टॉक्स 20% तक बढ़ गए हैं। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बॉस है कौन? खास तौर पर एशिया में इस इंडस्ट्री की हालत कैसी है? यहाँ पर दिलचस्प चीज ये है कि कैसे इंडिया के साथ चाल चली गई और वो नीचे आ गया। तो वहीं बांग्लादेश के सही वक्त पर कुछ सही फैसलों ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पूरा डायनेमिक्स बदल दिया। वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। तो बात है साहब 18वीं सदी की। कपड़ों के मामलों में इंडिया जैसी दुनिया में कोई दूसरी जगह नहीं थी, क्योंकि यहाँ मलमल बनता था। ये मलमल ऐसा था कि दुनिया में इसकी मिसाल दी जाती थी। क्या देसी और क्या विदेशी, सब इसके आगे कायल थे। यहाँ तो कि इसके बारे में एक ब्रिटिश ट्रैवलर ने भी लिखा है, इंडिया में बनने वाला मलमल पानी जैसा है। इसे इतना मुलायम कहा जाता है कि इंडिया के बुनकर इस कदर महीन काम करते थे कि 90 मीटर कपड़े को आप अंगूठी से खींच सकते थे। आजकल आपने सुना ही होगा ना कि असली पश्मीना शॉल को आप एक अंगूठी से निकाल सकते हैं और उसके सब दीवाने हैं। तो सोचो जरा वो मलमल कैसा होगा जिसका 90 मीटर कपड़े को आप अंगूठी से खींच सकते थे। एक जिक्र और मिलता है कि 60 फीट का कपड़ा माचिस के डिब्बे में समा जाता था। आपको शायद ये बात हजम करने में भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मेरे दोस्त उस दौर में इंडिया का बुना हुआ कपड़ा रॉयल फैमिली पहना करती थी। आप बनारसी साड़ी को ही ले लीजिए, इसके एक पल्ले की चौड़ाई को बुनने में 5600 धागे लगते थे। महज एक साड़ी बनाने में 16 से 30 दिन लग जाते थे और एक वक्त में 3 से लेकर 7 कारीगर इसे बनाने में लगते थे। ये रुतबा था इंडिया का। अब कंपटीशन हर दौर में होता है, उस दौर में भी था। हर कोई टेक्सटाइल में इंडिया को पीछे करना चाहता था, लेकिन पीछे करना तो बहुत दूर की बात थी, वहां कोई बराबरी भी नहीं कर पा रहा था। हाल ये था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद भी मशीनों का इस्तेमाल करके भी ब्रिटेन इंडिया में बने कपड़ों की बराबरी नहीं कर पा रहा था। लेकिन अंग्रेज ठहरे अंग्रेज, मतलब यार जब मैं इनके बारे में पढ़ता हूँ ना, हर बार गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है।
खैर, इस इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने और नए नए हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ऑर्डर दिया। इस ऑर्डर में कहा गया कि 3.5 लाख पाउंड के कपड़े इंग्लैंड से खरीदकर इंडिया में कम रेट पर डंप किए जाएं, माने उसे इंडिया में कम दामों पर बेचा जाए, ताकि इंडिया में बनने वाले हाई क्वालिटी कपड़ों की मार्केट में सेंध लगे। अब इससे होता क्या है, वो ये कि रेट मरने लग जाते हैं। इसके ऊपर से डिमांड सप्लाई गैप भी कम हो जाता है। ये काफी नहीं अंग्रेजों के लिए, इसलिए उन्होंने एक और ऑर्डर दे दिया। ये दूसरा ऑर्डर इससे भी ज्यादा शातिर था, क्योंकि यही मर्केंटाइलिज्म यानी कि वाणिज्यवाद की शुरुआत थी। मर्केंटाइलिज्म माने व्यापार की ऐसी पॉलिसी जिसमें फ्री ट्रेड एक तरफा हो, माने एक पार्टी तो बिजनेस में रियायत दे रहा है लेकिन दूसरा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर ब्रिटेन से इंडिया आने वाले कपड़ों पर इंडिया में 0 टैक्स था, क्योंकि अंग्रेजों ने इंडिया के बड़े बड़े हिस्सों पर कब्जा कर रखा था। लेकिन इंडिया में बनने वाले कपड़े अगर इंग्लैंड जाए तो उन पर हपक्का टैक्स लगता था, मानो मोटा टैक्स। तो एक तरफ इंग्लैंड से आए कपड़े इंडिया में डंप किए गए, दूसरी तरफ इंडिया के एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात को कम करने के लिए इंग्लैंड में इंडिया के कपड़ों पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई। इन 2 ऑर्डर और इस पूरे प्रोसेस से इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री टूटने लगी और इसी तरह 1947 तक इंडिया से जाते जाते अंग्रेजों ने इंडिया की शानदार और चमचमाती टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वाट लगा डाली, माने दुर्गति कर डाली। खैर, इंडिया आजाद हुआ और अंग्रेजों ने हमारी जो जो चीज खराब की थी उन्हें फिर संभालने की बारी थी, और इसमें एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी थी। आजादी के बाद इंडिया ने इस इंडस्ट्री को फिर से खड़ा करने की कई कोशिशें की हैं, लेकिन वो बात कभी नहीं आ पाई। अब भी इंडियन गवर्नमेंट टेक्सटाइल पार्क्स बनाने पर फोकस कर रही है, जिससे इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बढ़े, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स धमाल नहीं मचा पाए। खैर, अब ये तो बात हुई इंडिया की, अब बात उस बांग्लादेश की करते हैं जो हमसे बाद में आजाद हुआ है। इनफैक्ट जिसे हमने आजाद कराया है वो हमसे आगे कैसे निकल गया। तो 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तब यहाँ की इकोनॉमी की गाड़ी पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी थी। वर्ल्ड बैंक के एक इकोनॉमिस्ट ने उस वक्त बांग्लादेश के हाल पर कहा था, इट वॉज लाइक द मॉर्निंग आफ्टर अ न्यूक्लियर अटैक, माने बांग्लादेश का हाल ऐसा ही था माने किसी जगह हुए परमाणु हमले के बाद की सुबह। सब कुछ खाक में मिला हुआ था और अब 0 से शुरू करना है। बांग्लादेश बुरे हाल में था। तभी एक पहल होती है। बांग्लादेश की कंपनी देश गारमेंट्स ने कोरिया की डाइवू कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया। उस वक्त कोरिया की कंपनियां टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में एक्सपर्ट थी। बांग्लादेश से उन्हें सस्ते मजदूर मिले और बांग्लादेश को मिला टेक्सटाइल इंडस्ट्री बढ़ाने का मौका। ये ऐसा था जैसे सुई के साथ धागे का मिलना, यानी दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। और अब बारी भी बांग्लादेश की इकोनॉमी को बनाने की। इसके बाद बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सेक्टर में कई स्वदेशी कंपनियां खड़ी हुई। इस इंडस्ट्री में बड़े मौके को देखते हुए बांग्लादेश ने पॉलिसीज में भी कुछ रियायतें दी और कई बड़े बदलाव किए, जिनका नतीजा ये हुआ साहब कि ये देश रेडीमेड कपड़ों का एक बड़ा एक्सपोर्टर बनने लगा। बांग्लादेश में बनी कॉटन टी शर्ट्स, पैंट्स ने यूरोप और अमेरिका के बाजार में कई डिकेड से धूम मचा रखी है और बीते करीब 4 डिकेड यानी 40 सालों में बांग्लादेश की इकोनॉमी करीब 25 गुना बढ़ी है और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही रहा है। अब ये तो समझ में आ गया कि इंडिया टॉप से नीचे कैसे आया और बांग्लादेश खाक से खास कैसे बना। अब सवाल आता है कि इस वक्त दोनों कहां पर खड़े हैं। इंडिया और बांग्लादेश में कौन कितना आगे है, इसको समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर कीजिए। साल 2023-24 में बांग्लादेश में करीब 4 लाख करोड़ रुपए के कपड़े एक्सपोर्ट किए थे, जबकि इंडिया ने 2,82,000 करोड़ रुपए के कपड़े एक्सपोर्ट किए थे। इंडिया के मुकाबले बांग्लादेश यूरोप में 2.7 गुना ज्यादा कपड़े एक्सपोर्ट करता है। पर यहाँ अगर प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया बांग्लादेश से आगे है। कुल मिलाकर ही कहा जा सकता है कि इंडस्ट्री के कई पैमानों पर बांग्लादेश इंडिया से आगे है। अब यहाँ पर एक चीज कॉमन भी है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में चलाने वाली 25% मिलों के मालिक इंडियंस हैं। अब यार मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि इंडिया के पास ऐसा क्या नहीं है जो बांग्लादेश के पास है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया की जगह बांग्लादेश को प्रेफर करते हैं। असल में इसके पीछे कई वजहें जो प्रैक्टिकल है। यहाँ मैंने प्रैक्टिकल इसलिए बोला क्योंकि इमोशनल तौर से आप यही कहोगे कि कुछ भी हो देश के अंदर काम करो ताकि देश की इकोनॉमी आगे बढ़े और देश में जॉब क्रिएट हो। पर हम बात यहाँ प्रैक्टिकल वजह की करेंगे। पहली वजह यूनिट लेबर कॉस्ट। मानो एक कपड़े बनाने के लिए कितनी सैलरी देनी पड़ती है। बिजनेस इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में एक शर्ट बनाने में कंपनी पर मजदूरी का खर्च 18 रुपए आता है,
जबकि इंडिया में एक शर्ट बनाने में 41 रुपए मजदूरी के तौर पर खर्च होते हैं, यानी 2 गुने से भी ज्यादा। दूसरी वजह है लेबर कानून। बांग्लादेश में लेबर कानून काफी इजी है और इसी वजह से वहां बड़ी मिलें एस्टैब्लिश हो पाई हैं, जबकि कंपैरेटिवली सख्त कानूनों की वजह से इंडिया में 80% मिलें छोटी हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा हैं। इसकी वजह से विदेशी बिजनेसमैन बांग्लादेश को भी प्रेफर करते हैं। तीसरी बात है ऑर्डर और डिलीवरी के बीच का टाइम। इंडिया में ऑर्डर मिलने से डिलीवरी होने तक एवरेज 63 दिन लगते हैं, जबकि बांग्लादेश में सिर्फ 50 दिनों में ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। इसमें मेजर गलती किसी की भी नहीं है, क्योंकि इंडिया के मुकाबले बांग्लादेश बहुत छोटे एरिया वाला देश है। ऐसे में वहां पर कम टाइम लगना लाजमी है। चौथी बड़ी वजह है एक्सपोर्ट में लगने वाला वक्त। देखिए, बांग्लादेश में फैक्ट्री से पोर्ट तक माल पहुंचाने में सिर्फ 1 दिन का वक्त लगता है, जबकि इंडिया में कई बार पोर्ट तक माल पहुंचाने में 10 दिन का वक्त भी लग जाता है। फिर वही चीज कि इंडिया एक बड़ा देश है और उसका एरिया भी ज्यादा है, इसलिए ये एकदम जाहिर सी बात भी है। बस इन सभी वजहों के चलते इंडिया के मुकाबले पड़ोसी देश बांग्लादेश टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स और बिजनेसमैन के लिए आसान ऑप्शन हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया की सरकार इन दिक्कतों को सुलझाने की कोशिश नहीं कर रही है। साल 2020 में इंडिया में लेबर कानूनों के पहले के मुकाबले आसान बनाया गया है। इंडिया सरकार ने कपड़े के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव का प्रोविजन भी बनाया, लेकिन अभी इसका रिजल्ट नहीं मिल पाया है। लेकिन बीते कुछ दिनों में जिस तरह से बांग्लादेश में हालात बिगड़े हैं साहब, अनस्टेबिलिटी आई है और इंडस्ट्री को झटका लगा है, उससे इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक खिड़की खुलती दिख रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया को हर महीने 300 से 400 मिलियन डॉलर यानी 2500 से 3300 करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। लेकिन हमारा धंधा सिर्फ बांग्लादेश के हालात के भरोसे तो बैठा नहीं है और ना ही बैठता है। ऐसे में अगर हमें फिर से अपना वही मुकाम हासिल करना है तो और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी, ताकि ये सिर्फ एक टेम्पररी प्रॉफिट बनकर ना रह जाए। पड़ोसी देश में हालात बेहतर हो, लोकतंत्र बहाल हो, ऐसी उम्मीदें इंडिया भी करता है। बाकी आपको क्या लगता है, इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि इंडियंस को बांग्लादेश नहीं इंडिया में ही बड़ी बड़ी मिल लगाएं और यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री फिर से वही मुकाम हासिल कर पाए? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, आप लोगों को पता चल चुका होगा इस टाइम पे बांग्लादेश में हालात काफी ज्यादा खराब है। बांग्लादेश के अंदर अगर हालात खराब है तो सब इंडस्ट्रीज जद में आ चुकी है, क्योंकि बहुत सारे टाइम तक इंटरनेट की बंदिश थी। फिर उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जब इंटरनेट बंद हो तो बाकी सारे सेक्टर्स भी बंद पड़ जाते हैं, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो चाहे दूसरे सेक्टर्स हो। अगर बांग्लादेश के अंदर ये चीज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि सारी सेक्टर्स के ऊपर इसका असरअंदाज होना लाजमी था। अब बांग्लादेश के अंदर अगर जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, वो इंडिया से ज्यादा एक्सपोर्ट करती है पूरी दुनिया में। अगर बांग्लादेश कोई ऑर्डर 50 दिन में कंप्लीट करता है तो वहीं पे इंडिया को उस ऑर्डर कंप्लीट करने में तकरीबन 70 से 80 दिन लग जाते हैं। अगर बांग्लादेश के अंदर देखा जाए तो एक ऑर्डर या एक कंटेनर जो है वो कंपनी से पोर्ट तक पहुंचने में 1 दिन लग जाता है। और ये अच्छी बात भी है कि यार अगर पोर्ट के करीब ही इंडस्ट्रीज है तो इसी चीज का फायदा है। मतलब पोर्ट वाली सिटी, अब जैसे कि पाकिस्तान के अंदर मिसाल के तौर पर कराची में एक फैक्ट्री है कपड़े की, तो अगर वो पोर्ट तक अपना सामान पहुंचाएगी, अपना कंटेनर पहुंचाएगी, कंपेरेटिवली 5-6 घंटे लग सकते हैं क्योंकि ट्रैफिक की वजह से, या ज्यादा से ज्यादा 4-5 घंटे 3 घंटे लग सकते हैं। और इसी तरीके से ढाका के अंदर या पोर्ट वाली सिटीज के अंदर इंडस्ट्री होना लाजमी होती है। वहीं पे इंडिया में इनका कहना है इंडियन मीडिया के कि भाई पोर्ट से काफी दूर है, तो जब तक वो पोर्ट तक कंटेनर आता है तो उसको 10 दिन लग जाते हैं और फिर पहुंचते पहुंचते उसको 60 से 70 दिन लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से इंडियन मीडिया बात कर रहा है कि यार बांग्लादेश में हालात खराब है और ये सारी चीजें हो रही है, तो कहीं ना कहीं शक भी हमें देखने को पड़ जाता है कि यार अगर बांग्लादेश के अंदर हालात खराब है और इंडिया ये कह रहा है कि हमें अब इस चीज से फायदा हो रहा है, तो इसका मतलब तो ये है इन सब चीजों का फायदा इंडिया उठा रहा है। और इंडिया क्यों उठा रहा है? क्योंकि इंडिया का कहना है कि भाई बांग्लादेश से अगर इस तरीके से सारी चीज होगी तो हमें फायदा होगा। मतलब कि बांग्लादेश के अंदर सारी इंडस्ट्रीज बंद होगी तो वो दूसरे ममालिकों के जैसे कि यूरोप है, अमेरिका है, तो वो लोग कहाँ से इम्पोर्ट करेंगे चीज? इंडिया से इम्पोर्ट करेंगे। तो इसी चीज की वजह से आज जो है वो अब इंडियन मीडिया भी कह रहा है कि भाई फायदा बांग्लादेश से इंडिया की तरफ आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यार ये जानबूझ के करवाया गया है। कई सारी चीजों के अंदर हो सकता है कि भाई जानबूझ के ये सारी चीजें करवाई गई हो, खास करके इंडिया और बांग्लादेश के अंदर हालात की वजह से। बॉर्डर पे भी आप लोगों को सिचुएशन पता है।